हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम की पुस्तक कहानी संगम में डॉक्टर साहब की घड़ी, जिसके लेखक हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं। तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री का जन्म 26 अगस्त 1891 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 2 फरवरी 1960 को हुई थी। इनकी जो रचनाएं हैं ये है सोमनाथ, वयम रक्षाम, वैशाली की नगर वधू। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब की घड़ी के बारे में हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छी कहानी इन्होंने लिखी है, जो कि बहुत मनोरंजक भी है और अमेजिंग भी है। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब की घड़ी में लेखक बता रहे हैं कि डॉक्टर बेदी एमडी रियासत के पुराने और प्रख्यात डॉक्टर थे। उनको 50 साल का अनुभव था। अपने जीवन में उन्होंने बड़े बड़े मतलब जो दूसरे डॉक्टर इलाज नहीं कर सकते थे, उन्होंने उस चीज़ का इलाज किया। तो जब उन्होंने इलाज किया तो उन्होंने बहुत सारा धन पैसा सब कुछ कमाया। तो जिसके कारण से उनका जो ड्राइंग रूम था उन अनूठी चीज़ों से ठसाठस भरा हुआ था। जब भी उनके ड्राइंग रूम में कोई भी दोस्त बैठने आते थे तो उनकी भेंट में पाई हुई जो चीज़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते थे और एक से बढ़कर एक वो किस्से सुनाते रहते थे कि मुझे इस चीज़ के ट्रीटमेंट में मिली या इस चीज़ के ट्रीटमेंट में मिली। अब वो डॉक्टर साहब प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई पुराना उनका प्रेमी होता है, बहुत बार विनती करता है, तब वो उनके लिए जाते हैं। तो डॉक्टर साहब का यहाँ पे व्यवहार दिया है कि डॉक्टर साहब कैसे थे। बहुत ज़्यादा मिलनसार थे, खुश मिजाज थे, उदार थे और नेकी कर कुएं में डाल देने वाली कहावत को चरितार्थ करते थे। उनकी पर्सनालिटी कैसी थी कि उनकी मूछें, जो शरीर था लंबा चौड़ा था, उनकी मूछें थी 13.5 इंच की मूछें थी। भौवें जो थी भरी और मोटी ही थी, नाक नुकीली थी और मर्म भेदनी दृष्टि थी, मतलब आंखें जो उनकी मर्म भेदनी थी। और वो बहुत ही दयावान पुरुष थे। उन्हें बच्चे से लेकर बूढ़े तक, छोटे से लेकर जवान तक सभी उस डॉक्टर साहब के दोस्त थे। क्यों दोस्त थे? क्योंकि उनका जो स्वभाव था बहुत ही ज़्यादा सरल था। तो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि उन्होंने पहले ही बताया शुरू में कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े इलाज किए हैं। तो एक बार उन्हें ऐसे ही इलाज करते हुए उनके ड्राइंग रूम में जो इलाज किए थे, तो उनका ड्राइंग रूम बहुमूल्य चीज़ों से, जैसे पशुओं की सींग से, अलग कारीगरी की चीज़ों से, दुर्लभ चित्र से, भारी भारी मूल्य की रत्न जड़ित अंगूठियाँ, पीने कलमे आदि से भरा हुआ था। उनमें से सबसे असाधारण जो चीज़ थी, जो कि एक घड़ी थी, जो कि यह घड़ी एक नींबू के समान गोल ही थी और नींबू के आकार थी। इसमें ना तो सुई थे और कुछ सुई तो अंक ही दिए हुए नहीं थे, ना ही कोई अंक अंकित था। सारी घड़ी प्लेटिनम की महीन कारीगरी से बनी हुई थी। उसमें बूटियाँ जड़ी हुई थी, उसमें असल ब्राज़ील के हीरे जड़े हुए थे, उसमें 2 ही हीरे जड़े हुए थे। जो सबसे बड़े हीरे में एक बहुत हल्की नीली आभा निकलती थी, ऐसी मनमोहक कीमती है कि जिससे उसी हीरे से एक छोटी रियासत खरीद सकते थे। उनमें जो बड़ा और तेजस्वी हीरा, उस पर थोड़ी उंगली की पोर रखते थे, मतलब उंगली में दबाते ही उस पर एक सुरीली मधुर तान और घंटा मिनट शब्द बजा देता था, मतलब बता देता था। और उसकी गूंज समाप्त होते ही ऐसा मालूम होता था कि अभी हम स्वर्ग के वातावरण से होकर आ रहे हैं। और दूसरी घड़ी में ये क्वालिटी थी कि वो दिन, तिथि, तारीख, पक्ष, मास, संवत सभी कुछ बता देती थी। इसमें घड़ी में आगे के ही नहीं, पीछे के भी 1000 वर्ष का कैलेंडर, पुराना हो चाहे आगे का हो, सब कुछ वो बता देता था। तो ये घड़ी डॉक्टर साहब को अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय थी। तो एक बार की बात है, इस घड़ी को देखकर अलीजा महाराज ने उनसे 50,000 रुपये में खरीदने की कोशिश की। तो डॉक्टर साहब ने ये घड़ी को उनके चेहरों पर रखकर बोले, हे अन्नदाता, मेरी औकात क्या कि मैं आपकी घड़ी को दे सकता हूँ, क्योंकि ये घड़ी मेरा शरीर, मेरा तन, धन, मन और सब कुछ तो आपका ही है। तो फिर ये घड़ी की क्या औकात है? तो महाराज हंसते हुए चले गए। तो अब ये घड़ी की बता रहे हैं कि ये घड़ी किसने बनाई है। तो ये घड़ी जो है स्वीडन के एक नामी कलाकार से नेपाल के एक लोक विख्यात महाराज चंद्र शमशेर बहादुर जंग ने, जब वो विलायत गए थे, उन्होंने उस कलाकार ने जितनी कीमत मांगी थी
उस कीमत से उन्होंने घड़ी खरीदी थी। अब ये नेपाल के राजा ने तो घड़ी खरीद ली। अब उनका पुत्र जो था, प्रिंस जो था, बीमार हुआ था और डॉक्टर साहब नेपाल गए थे और प्रिंस को ठीक किए थे। तब उन्होंने, उस राजा ने, चंद्र शमशेर जंग बहादुर ने उस घड़ी को एज अ गिफ्ट के रूप में डॉक्टर जी को दे दी थी। अब डॉक्टर जी को ये घड़ी बहुत पसंद थी, तो इस घड़ी के लिए उन्होंने एक बिल्लौर की मेज़ बनवाई थी और मेज़ में उसके जो पैर थे सर्पाकार के थे। उस पर एक मकसद के लिए डॉक्टर साहब ने लंदन से खरीदी थी, तो उस पर उन्होंने इटली की एक मूर्ति, मार्बल की मूर्ति स्थापित की। उसमें रोमन की कला प्रतीक होती थी, जिसमें डॉक्टर साहब ने बड़ी ही खोज जांच से खरीद कर एक स्प्रिंग लगवा दी, जिसमें से घड़ी हमेशा उस पुतली के हाथ में रखी रहती। ठीक समय पर घड़ी के हीरे में जब हीरा दबता था तो मधुर संगीत बजने लगती थी, ध्वनि निकलने लगती थी। उस समय जैसे ऐसा प्रतीत होता था कि वो पत्थर की मूर्ति खुद ही बोल रही हो, खुद ही गाना गा रही हो। तो सब जितने भी डॉक्टर साहब के मित्र थे वो सब घड़ी को देखकर, उस पल को देखकर, उस आश्चर्यचकित म्यूजिक को देखकर सब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते थे। और डॉक्टर साहब का जो चेहरा था, कभी घड़ी को देखते थे, कभी या अपने दोस्तों के चेहरे को देखते थे और हमें धीरे धीरे मुस्कुराते रहते थे। तो यहाँ पे आगे बता रहे होते हैं कि सावन का महीना था, धीरे धीरे बारिश हो रही थी और बादल भी गरज रहे थे। तो उनके 3 फ्रेंड आए थे जो कि ड्राइंग रूम में बैठे थे। पहले मित्र का नाम है मेजर भार्गव थे, दूसरे दीवान पारख थे और तीसरे एक नवयुवक मिस्टर चक्रवर्ती IAS थे। ये तीनों बातचीत कर रहे थे कि अचानक घड़ी में मधुर संगीत बज उठा। तो मित्र मंडली जो थी उस मधुर संगीत में खो गई। जब वो मधुर संगीत खत्म हुआ तो वो आश्चर्यचकित हो गए और डॉक्टर साहब से पूछने लगे कि ये अद्भुत घड़ी है आपकी है डॉक्टर साहब? तो ये मानो घड़ी की तारीफ ही ना थी। डॉक्टर साहब ने फिर मुस्कुरा दिए। तब मेजर साहब ने कहा कि इस घड़ी का भी एक इतिहास है। तो उन्होंने बताया कि वह सूबेदार साहब वाली घटना इसी घड़ी से संबंध रखती है। तो डॉक्टर साहब तो उस घड़ी को और मेजर साहब की बात सुनकर चौंक गए। उनके अंदर एक दुख आया और धीमे स्वर से बोले कि हाँ, इसी से वह घटना इसी घड़ी से रिलेटेड रखती है। तो मित्र, जितने भी मित्र थे उसमें से चक्रवर्ती बोलते, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आप मुझे इस घटना के बारे में बता सकते हैं। तब डॉक्टर साहब बोलते हैं कि रहने दीजिए, क्या करेंगे उस दुख भरी कहानी को सुनकर, उससे हमें दुख होगा। तब चक्रवर्ती नहीं मानते और वो बोलते हैं कि आपके भाव, आपके चेहरे, आपके दुख और दर्द से ये बता रहा है कि इसका बहुत ही ज़्यादा कोई ना कोई घटना ऐसी है जो असाधारण है, आप हमें बताइए। तब डॉक्टर साहब अपने दोस्तों के मुंह पर दृष्टि डालते हैं और धीरे से फिर मुंह की तरफ देखकर उनकी दृष्टि घड़ी पर जाती है और एक तरफ घड़ी को देखते रहते हैं। फिर अगर आप बोलते हैं कि अगर आप लोगों को यही कहना है तो सुनिए। तब वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि बात 14 साल पुरानी है। जो सूबेदार कल्लर ठाकुर सरदूल सिंह मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और महाराज के भी रिश्तेदार थे और उनका बड़ा नाम और सम्मान था। उनको अपने ठाट बाट पर बहुत ज़्यादा घमंड था। वो हमेशा अपने बाप दादा की वीरता के किस्से बड़े दिलचस्पी से सुनाया करते थे, बट उनकी ज़्यादा फ्रेंडशिप किसी से नहीं थी। वो मुझी से ज़्यादा फ्रेंडशिप थी और जब भी उनको कभी भी खाली समय मिलता तो वो बैठते थे तो मुझे बहुत हमेशा शिकार के लिए लेके जाते थे और हफ्ते में एक बार तो उनके यहाँ खाना पक्का ही रहता था। और जब उनके यहाँ जब कुछ भी होता था, उनके यहाँ कोई बीमार पड़ता, इलाज में करता था तो मैं नहीं मना कर देता था कि मुझे नहीं चाहिए, बट वो अपने मेरे ज़रूरत से ज़्यादा हुई वो मुझे अधिक मेहनताना दे देते थे। उनके बहुत सारे एहसान मुझ पर थे। उन्होंने रियासत पर मेरी नौकरी भी लगवाई थी। महाराज अली जाए की जो कृपा दृष्टि मुझ पर है उन्हीं की बदौलत है। तो एक दिन जो है सरदुल सिंह हमारे बैठक खाने में बैठे हुए थे और हम लोग बड़े धीरे धीरे प्रेम से बातें कर रहे थे कि उसी समय मुझे एक कॉल आ गया। तो कॉल आने पर बोला कि रोगी ने बताया कि पेशेंट बहुत बीमार है, उसको देखने जाना है। तो मैं बोली मैं अभी नहीं आ सकता हूँ।
तब सूबेदार साहब ने बोला कि आप चले जाइए, मैं आपके आने तक यहीं बैठा रहूँगा। तब डॉक्टर साहब ने उनसे शर्त लिखा कर लेकर गए कि अगर आप जब तक मैं नहीं आता तब तक आप यहीं पे बैठे रहेंगे। तो उन्होंने बोला हाँ, और मैंने फटाफट कपड़े बदले, और कपड़े बदलने के साथ ही मैंने उस पेशेंट को देखने के लिए जाने गए। तो ठाकुर साहब वहीं सोफे पे लेट गए। जब मैं वापस लौट कर आया तो मैंने देखा कि ठाकुर साहब सो रहे हैं। तो मैंने देखा तो मैंने उनसे मजाक में कहा कि अरे आप तो अच्छी एक नींद ले चुके। उसी दिन मुझे रियासत में भी 5 बजे जाना था। तो मुझे एक ध्यान आया कि मैं जहाँ पर टेबल में घड़ी रखा था तो वो घड़ी वहाँ पे नहीं है। तो मैंने देखा, मैंने सब यहाँ वहाँ देखा मेरे आंखों के सामने। तो फिर मैं अपने आप पे ही कोसने लगा कि इतनी मेरी ही बेवकूफ़ी की वजह से इतनी कीमती घड़ी मेरे हाथ से आज चली गई। कहीं ऐसे ही घड़ी रखता है। ठाकुर साहब ने भी हमारी घड़ी ढूंढने में बहुत ज़्यादा मदद किए थे, और उन्होंने भी बोला कि आप पुराने नौकर से पूछ लीजिए, हो सकता है नौकर ने लिया होगा। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे बताते हैं कि हमारे एक ही नौकर था जो कि 15 साल से हमारे यहाँ पे काम करता था, और एक भी आज तक उसने शिकायत का कोई भी मौका नहीं दिया। फिर भी उन्होंने वो नौकर से पूछा गया तो बार बार बोलता है कि मैंने यहीं पर रखा था, यहीं पे था, आखिरी पर साफ़ करके यहीं पर रखा था। आखिर तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि आखिर घड़ी चोरी हो गई, कहीं गई है, नहीं मिल रही थी, नहीं मिलती। तो अचानक जब मैंने देखा कि ठाकुर साहब ने बोले कि हो गए, पुलिस को भी बुला सकते हैं आप ये है। तो अचानक उनके सूबेदार के साहब के चेहरे पर एक बाल आ रहा था। तो अचानक उनका हाथ उनकी पगड़ी पर चला गया। जैसे ही पगड़ी पर चला गया तो वो जो घड़ी का जो हीरा है दब गया। दबने से संगीत बजने लगा। तो मैं और मेरा नौकर समझ गया कि घड़ी कहाँ पे है, ठाकुर साहब के पगड़ी पर है। तो जो मेरा नौकर था उसने क्या किया, दौड़कर फुर्ती से ठाकुर साहब की पगड़ी से हीरा निकाल लिया और मुझसे कहने लगा कि अब आप ही न्याय कीजिए। तो अब उनके मित्र का इतनी बदनामी हो रही थी, चोर उसके मित्र निकल रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने जितना भी बन सकता था एक्टिंग किया कि क्या कहते हैं, तू इतने साल सुअर कहीं का कुछ भी नहीं जानता। ठाकुर साहब को इतने ऐसी बहुत सारी घड़ी मिल जाएगी, उनको इस घड़ी की क्या ज़रूरत है, ऐसा वैसा कहकर उन्होंने थोड़ा बहुत पिटाई की। और जो नौकर था वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डॉक्टर साहब मारेंगे, वो कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहाँ पे खड़ा रहा। अब उन्होंने डॉक्टर साहब ने बात बनाई और ठाकुर साहब से कहा कि ठाकुर साहब ये घड़ी आपकी है, मेरी नहीं है, आप इसे ले लीजिए। तो ठाकुर साहब ने उस घड़ी को अपने हाथ में रखा और चुपचाप बिना कुछ बोले ही अपने कार की तरफ चले गए और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब को 5 बजे तो रियासत में जाना था। तो वो उनको कपड़े बदल के जैसे ही कार की तरफ गए तो उनका सूबेदार का नौकर एक आया और उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, सूबेदार जी ने जहर खा लिया है। तो डॉक्टर साहब ये सुनते ही घबरा गए और उन्होंने रियासत ना जाकर सूबेदार के घर पे गया। जब वो पहुँचे तो सभी चारों तरफ रोना धोना छाया हुआ था और इसकी सूबेदार की सांस चल रही थी। सांस चलते हुए पलंग में लेटे हुए थे और टूटी टूटी आवाज़ में कह रहे थे। तो फिर डॉक्टर साहब को देखते ही कहने लगे कि डॉक्टर साहब, मैंने आपकी घड़ी चुराई थी और जीवन भर मैंने जो आपके साथ भलाई की वो मेरी इज्जत बचाकर आपने पूरा बदला चुका दिया। ये लीजिए आपकी घड़ी। अब मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता परंतु मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ कि इस चोर सूबेदार को आप भूलिएगा नहीं, माफ़ हो सके तो आप माफ़ कर दीजिए। इतना कहकर सूबेदार की आंखें जो है उल्टी सीधी, मतलब उनकी आखिरी ब्रीथ होने लगी थी और डॉक्टर साहब के आंखों से भी आंसू आ गए थे। बट उन्होंने लोगों से छिपाकर अपनी डॉक्टरी हैसियत को बरकरार रखते हुए उन्होंने घड़ी को चुपचाप पॉकेट में रख लिया और आसपास के लोगों को दिलासा दिया और वहाँ अपनी बहुत ही सीरियस से वो अपने घर वापस आ गए। तो डॉक्टर साहब ने ये स्टोरी किसको सुनाई थी? अपने दोस्तों को सुनाई और फिर उन्होंने एक घड़ी को देखा। तो इस तरह से ये डॉक्टर साहब की जो घड़ी थी, घड़ी की हिस्ट्री सूबेदार से संबंध रखती है। तो दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि आपको ये कहानी डॉक्टर साहब की घड़ी कैसी लगी। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करिएगा और सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए मेरा चैनल। धन्यवाद।